चलो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एससीवी के डाउट किए थे। यस सर। यस उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी बताया था। हाँ यस सर। फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी बताया था। पोटेंशियल एनर्जी में फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बताया था, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के 2 क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो नहीं सिखाया है अभी। नहीं सर नो सर। चलो, तो सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो स्कूल में आप लोग पढ़ते आ रहे हो बचपन से। देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम तो हम लोग पढ़ चुके हैं। यस हाँ सर। सर पढ़ ली। बोलो, यस सर। क्या होता है वर्क? वर्क वर्क डन वर्क बाय डन ऑल बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू फोर्सेस। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। So work done by all forces is equal to change in kinetic energy. अब all forces में क्या क्या आ जाएगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस, यही होगा। हाँ सर। प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऐसा होगा। हाँ सर ऐसे। इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन हमेशा 0 होता है ना। इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन हमेशा 0 होता है। ठीक है, और एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क डन हमेशा आई मीन ऐसे समझो, तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस ये तो हमेशा 0 होगा, है ना। हाँ सर। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस ये नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है ना। पोटेंशियल एनर्जी के डेफिनेशन में पिछली बार देखे थे। बोलो। यस सर। पोटेंशियल एनर्जी के डेफिनेशन में पिछली बार देखे थे कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यस सर। हाँ सर। ऐसा कुछ होगा। हाँ सर। यस इस यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, इफ there is no external and non-conservative forces
are present in the system, then delta U plus delta K, this is equal to 0. हाँ हाँ सर। इसका मतलब हो गया डेल्टा E, दिस इज इक्वल टू 0. यस सर। यस सर। इसका मतलब हो गया E इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट. यस है ना, यही मतलब हुआ ना इसका. हाँ सर भाई। दैट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी of the system will remain constant. Known as law of conservation of energy. ठीक है, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए. सर, आप ऊपर वाला दिखा सकते हैं। कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं सर, नहीं, ऊपर वाला।
Sir, done writing. हो गया सबका? हाँ सर। Yes, sir. सर एक मिनट सर। सर डेल्टा ई मैकेनिकल एनर्जी ना, इंजन। टोटल एनर्जी। सर हो गया। सबका हो गया? हाँ सर। Yes, sir. प्रॉब्लम कैसी? दिख रहा है? हाँ सर। कोशिश कीजिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे देखने में डायग्राम लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड, बट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
आया कुछ? Yes, sir. बोलोगे क्या आया? D under root H by 16m plus 3G by 2D. अभी देखते हैं. So one end of a light spring of natural length D and a spring constant K fixed on rigid rod that has a smooth ring ऐसा वैसा. When a spring becomes horizontal, तो देखो L cos 37 D के बराबर होगा. हाँ सर. So L की वैल्यू मिल गई 5D/4 है ना. Yes, sir. मतलब इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन हो गया D/4. ठीक है. ये है इसका इनिशियल पोजीशन और ये है इसका फाइनल पोजीशन. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ. अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. यहाँ पर mgh है, यहाँ पर हाफ के एक्स स्क्वायर है. जब यहाँ पर आएगा तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 0, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0, केवल हाफ mv² बचेगा. Yes, sir. और x की जगह D/4 पुट कर दीजिए. सो mgh प्लस हाफ के D²/16 इज इक्वल टू हाफ mv² होगा. हाँ. तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा 32gh प्लस के D² अपॉन m इज इक्वल टू 16v². ऐसा कुछ. हाँ सर. So v² is equal to 2gh plus kd² upon 16m होगा. So v is equal to under root 2gh plus kd² upon 16m. आया समझ में? यस सर. कॉपी कर लीजिए. तो मतलब स्टार्टिंग में भी पोटेंशियल एनर्जी 0 है क्या? नहीं है ना mgh. अच्छा सॉरी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. तो मैं बोला था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. अरे नहीं रे, ऐसा समझ. इसको रेफरेंस ले लो इस लाइन को. तो इस लाइन को अगर रेफरेंस ले लोगे या इस लाइन को अगर रेफरेंस ले लोगे तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 लिखेंगे, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी mgh लिखेंगे. हाँ. और नहीं इधर कुछ लिखोगे तो दिस प्लस mgh, तो भी तो यही होने वाला है ना. हाँ. सर x इक्वल टू D/4 क्यों हुआ? मालूम नहीं. खुद सोचो. स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ कितना है? सर L. क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नहीं पढ़ा है. एक मिनट स्क्रॉल अप. पढ़ा सर क्वेश्चन. नेचुरल लेंथ D है. नेचुरल लेंथ दी है और अभी एल लेंथ कितना है? 5D/4 है. हाँ सर. तो एक्सटेंशन कितना हुआ है स्प्रिंग में?
D/4। तो हाँ सर। आगे बढ़े। सर स्क्रू लग जल्दी लिख लो, जैसे ही हो जाए बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यस सर हो गया। सर एक मिनट। हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, दिख रहा है। हाँ
हो गया क्या आंसर आया? सर हाफ के L1 स्क्वायर माइनस mgl sin थीटा इज इक्वल टू हाफ इनटू मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर। चलिए देखिए, when the spring is compressed by L1, ठीक है, तो जब स्प्रिंग L1 से कंप्रेस्ड हो गया, मतलब ऐसा समझ लीजिए, ये डिस्टेंस L1 है ना? हाँ सर। तो इस ट्रायंगल में अगर मैं ऐसा बोलूं तो ये L प्लस L1 है और ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये जो हाइट होगी h, इस h की वैल्यू होगी L प्लस L1 साइन थीटा होगी। हाँ सर। एनर्जी कंजर्वेशन अगर लगाएंगे तो ऐसा लिख सकते हैं mgh इज इक्वल टू mgh इज इक्वल टू हाफ के L1 स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर, ऐसा। हाँ हाँ तो mg L प्लस L1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ के L1 स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर, ऐसा कुछ एनर्जी इक्वेशन होगा, बोलो। हाँ तो लेकिन आपने वो हाइपोटेन्यूज को L प्लस L1 क्यों लिया? L1 से तो कंप्रेस हो रहा है ना सर। क्वेश्चन में दिया है कि वो नेचुरल लेंथ पे है अभी स्टार्टिंग। कौन नेचुरल लेंथ पर है? स्प्रिंग। स्प्रिंग, तो स्प्रिंग का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 0। हाँ, उसके बाद सर मतलब L प्लस L1 क्यों लिया हाइपोटेन्यूज को? L1 से तो कंप्रेस हो रहा है। अरे तो ब्लॉक ऊपर से नीचे कितना आया? L। हाँ L आया। L वाला पार्ट समझा, L1 क्यों? ब्लॉक ऊपर से नीचे कितना डिस्टेंस आया इंक्लाइन प्लेन L। के ऊपर? L नहीं आया, L प्लस L1 आया हाँ ना। L प्लस L1। हाँ समझा। L से तो स्प्रिंग तक पहुंचेगा, L प्लस L1 में स्प्रिंग को फर्दर L1 कंप्रेस भी करेगा। यस सर। हाँ समझ आया कुछ? हाँ पक्का? हाँ सर। सर। हाँ बोलो। सर मतलब वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से देखें तो फिर मतलब ये इसका साइन का मुझको समझ नहीं आ रहा कि हमने वो कैसे किया। क्या क्या? सर मतलब वो जैसे कि mgh इज इक्वल टू हाफ के L1 स्क्वायर प्लस प्लस हाफ mv इसका, तो फिर उसमें वो के L1 स्क्वायर पॉजिटिव और वो कैसे हमने लिया वो नहीं समझ रहा। मैं तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ बोला ही नहीं। हाँ सर बट लाइक ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो फिर फाइनल में आकर चेंज पोटेंशियल एनर्जी विल बी के L1 स्क्वायर ना। वेंज नहीं, मैंने बोला इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी। अच्छा ओके। ओ वैसे कि इनिशियल एनर्जी जब ब्लॉक ऊपर था तो ब्लॉक के पास पोटेंशियल था, काइनेटिक 0 था और स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड था।
तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, काइनेटिक जीरो होगा और स्प्रिंग का इलास्टिक पोटेंशियल जीरो होगा। जब नीचे वाले पोजीशन पर आया तो उसके पास काइनेटिक होगा और उसके पास स्प्रिंग का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, है ना। यस सर। आगे बढ़े। हाँ सर। एक मिनट सर, एक मिनट। सर डन। और करो। कोशिश करो।
Done, sir. हो गया सबका? हाँ सर Yes, sir. क्या आया? 1.5 centimeter. 1.1 1.5 सेंटीमीटर। हाँ सर सबको वही आया? Yes, sir. तो वही अभी देखते हैं। The end of springs are attached to a block of mass 3। अच्छा दोनों 3 kg है। नहीं सर 2 kg है अच्छा ऊपर वाला 2 kg। डायग्राम में 2 The 3 kg are block rest on horizontal surface and 2 kg is vertical। 3 kg and 2 kg कर देते हैं। A compression of 1 centimeter of spring। अच्छा तो अभी 1 सेंटीमीटर का कंप्रेशन है, इसका मतलब क्या होगा कि kx ऊपर और 20 न्यूटन नीचे, हाँ सर तो k इंटू 0.011 सेंटीमीटर का ये मतलब हुआ। Yes, sir. हाँ सर इज इक्वल टू 20। तो k की वैल्यू कितनी हो गई? 2000 Newton per. पर मीटर, है ना? Yes, sir. कहता है the 2 kg mass must be compressed further by at least what distance so that when it is released the 3 kg block may lift off the ground। बहुत बढ़िया। देखो ये अभी का सिनेरियो है और ये इसके बाद का सिनेरियो है। तो पहले यहां पर था और स्प्रिंग में कंप्रेशन x था, मान लो टोटल कंप्रेशन, इसको x नॉट लिख देते हैं, ठीक है? टोटल कंप्रेशन x है। अब जब यहां से इसको रिलीज करेंगे तो ये यहां तक पहुंचा, कितना ऊपर गया मुझे नहीं पता, कुछ तो ऊपर गया होगा। इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो mg 30 न्यूटन नीचे, ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन इधर इस मोमेंट पर, और ये स्प्रिंग अगर फर्दर इलोंगेटेड है, इसमें इलोंगेशन मान लो x डैश है इस मोमेंट पर, तो k x डैश ऊपर, Yes, sir. इसको लिफ्ट अप होने के लिए दिस k x डैश शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 30। मतलब 2000 x डैश इज ग्रेटर इक्वल टू 30। तो x डैश is greater equal to 30 upon 2000, है ना? That is 1.5, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1.5 सेंटीमीटर, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ
मतलब इसको 1.5 सेंटीमीटर और एक्सटेंड होना पड़ेगा, है ना? समझ आया कि नहीं? कंप्रेस क्या? नहीं, कंप्रेस करना पड़ेगा। नहीं नहीं, कंप्रेस कितना करना पड़ेगा वो बाद में, बट मिनिमम इतना इसको एक्सपेंड होना पड़ेगा। हाँ हाँ। इसमें से क्या था, ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ रहा होगा, है ना? और ये कंप्रेशन पहले 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर था ना, कितना? 1 से 1 सेंटीमीटर पहले था, और फर्दर कुछ है, कितना है नहीं पता, वो मुझे ढूंढना है। तो इसको मैं लिख देता हूँ 1 प्लस समथिंग, इसका नाम क्या दूं मैं, एक्स डबल डैश। तो ये 1 प्लस एक्स डबल डैश मिला के एक्स है। यस सर। अच्छा, एक सेकेंड रुक जाओ। ठीक है, तो ये फर्दर कुछ कंप्रेस हुआ, एक्स डैश को छोड़ो, मतलब ऐसे ही कुछ, ऐसे समझ लो ये नेचुरल लेंथ है, और ये नेचुरल लेंथ से ये नेचुरल लेंथ से एक्स कंप्रेस्ड है मान लो, ठीक है? तो इन दोनों पॉइंट के बीच अगर हम एनर्जी कंजर्व करेंगे, ठीक है, तो इसको अगर रेफरेंस ले लें तो यहाँ पर एनर्जी हम लिखेंगे, इनिशियल एनर्जी को हाफ के एक्स स्क्वायर ऐसा, हाँ सर। और इस मोमेंट पर एनर्जी को अगर लिखेंगे तो हम लिखेंगे mg, एक्स डैश फर्दर इलोंगेशन है, तो x प्लस एक्स डैश, m मतलब 2 kg, है ना? इसको हाँ m1 कर देते हैं, इसको m2 कर देते, तो इसको m1 ऐसा लिखेंगे, प्लस हाँ। कुछ तो काइनेटिक एनर्जी होगा पूरे सिस्टम का, या नहीं होगा, यही कहानी होगी ना। मतलब इस 2 kg के पास कुछ वेलोसिटी ज्यादा, कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है, बट एग्जैक्टली नहीं पता, कुछ तो होगा। समझा कुछ? हाँ सर रेफरेंस पॉइंट वो 2 केजी ब्लॉक के ऊपर की लाइन पे लिया था। ये ब्लैक वाली लाइन रेफरेंस पॉइंट है, हाँ। ये जो ब्लैक वाली लाइन है, ये आपका रेफरेंस है, ऐसा समझिए। यस सर। हाँ सर। ठीक है, प्लस स्प्रिंग के पास इस समय एक्सटेंशन एक्स डैश है, तो हाफ के एक्स डैश का स्क्वायर ऐसा होगा। एक्स डैश की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर। तो अब अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं, तो ऐसा लिख सकता हूं, हाफ के एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर इक्वल टू, क्योंकि मिनिमम पूछा है ना हमसे, m1g x प्लस एक्स डैश प्लस हाफ के एक्स डैश स्क्वायर, क्योंकि मिनिमम के केस में काइनेटिक एनर्जी 0 होगी इसकी, है ना? यस सर। तो हाफ के की वैल्यू 2000, एक्स निकाल लेते हैं, एक्स जो भी आएगा उसमें हम लोग 1.5 सेंटीमीटर जो पहले का था, कितना सेंटीमीटर था, 1 सेंटीमीटर, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना? हाँ सर।
एक्स प्लस एक्स डैश कितना है 1.5 सेंटीमीटर है, तो 1.5 अपॉन 100 ऐसा, प्लस हाफ के दैट इज 2000, 1.5 अपॉन 100 का होल स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। So 1000 into x square greater equal to 1/5 100x plus 1.5, ये हो गया 1.5 का 2.25 और 100 मतलब 10⁻⁴ है ना, तो 3 गया, एक 10 बचेगा, ऐसा कुछ। हाँ सर। So 1000 x square greater equal to 20x plus 0.3, 100x है ना, तो 200 हो जाएगा। क्या 100x है ना वो ऊपर 1/5। 100/5 कुछ गलत दिख रहा है? नहीं सर। तो 1000x square greater equal to 20x plus 0.525 ऐसा होगा। हाँ तो 1000x square minus 20x minus 0.525, this should be greater equal to 0। तो इसको 0 करके जो x मुझे मिलेगा है ना, इसको 0 करके जो मुझे x मिलेगा वो आंसर होगा। हाँ सर। ऐसे ही किया था या कुछ और किया था? खुद की गलती पता चल जाएगी अगर होगी तो। मैं बोलूँ कैसे किया? क्या सर मैंने जो नया कंप्रेशन जो लिया ना उसको वाई अज्यूम किया, जिससे वो 2 kg और 3 kg लिफ्ट हो जाए, तो उसका आंसर आता है 2.5 सेंटीमीटर। तो 1 से 1.5 और दबाएगा वो तो 2.5 तक जाएगा, तो 1.5 आंसर है। लिख लो जल्दी। सर वो नेचुरल लेंथ एक्स क्या था? नेचुरल लेंथ से x नीचे कंप्रेस किया टोटल। हाँ सर। नेचुरल लेंथ जहां कहीं भी था उससे x टोटल कंप्रेस करके छोड़ दिया, तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगा, नेचुरल लेंथ तक जाएगा और फर्दर और कुछ ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा तब 3 kg ब्लॉक को नीचे से पुल करेगा, और 3 kg ब्लॉक पर ऊपर की ओर स्प्रिंग का फोर्स इसके वेट 30 न्यूटन से ज्यादा लगेगा, तो ऊपर पुल हो जाएगा। सिंपल कहानी है। तो ऊपर पुल होने के लिए स्प्रिंग को 1.5 सेंटीमीटर इलोंगेट होना पड़ेगा। और के की वैल्यू यहां से निकाल लिया था 2000 न्यूटन पर मीटर। और कोई बताओ x कितना आता है यहाँ से?
ये सर 0.015 आया। x का वैल्यू कितना आया? एक का आंसर 0.015 आया और दूसरा 0.035, मतलब 3/200 और 7/200। हाँ, तो यहाँ से x की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 3.25 सेंटीमीटर। आया है सर 3/200। x क्वाड्रेटिक है ना बेटा, दो आंसर आए होंगे। हाँ सर, एक हाँ सर, क्या हुआ है? 3/200 और 7/200। हाँ, तो वही बता रहा हूँ, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। लो भगवान, गजब हाल है। एक 3/200, चलो तो 3/200 का मतलब हो गया 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यस सर। दूसरा आपको आया कितना? 7/200। 7/200 मतलब 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो 1/5 सेंटीमीटर तो आंसर होगा नहीं 1.5, क्योंकि मुझे 1.5 का तो इलोंगेशन चाहिए, तो मिनिमम 3 तो होगा ही ना। यस सर। समझ रहे हो? या ऐसे सोचो 1 सेंटीमीटर का कंप्रेशन तो पहले था ही, 1 सेंटीमीटर का कंप्रेशन तो पहले था ही ना, यस सर। हाँ सर। है ना। तो 1.5 सेंटीमीटर टोटल कंप्रेशन है, मतलब इसके हिसाब से फर्दर कंप्रेशन 0.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और इसके हिसाब से फर्दर कंप्रेशन 2.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। हाँ सर। हाँ या ना? हाँ यस हाँ सर। सर। तो ये फर्दर कंप्रेशन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर होगा। आया समझ में? यस सर। सर एलोंगेशन हमने नेचुरल लेंथ से लिया। इलोंगेशन नेचुरल लेंथ से ही लेते हैं, कोई भी इलोंगेशन या कंप्रेशन नेचुरल लेंथ से ही लेते हैं। आई बात समझ में? हाँ सर। कोई भी इलोंगेशन या कंप्रेशन नेचुरल लेंथ से ही लेंगे ना। सर क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो हमें एक रूट -3/200 मिले, तो वो हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं ना, रिजेक्ट। माइनस आया था तो ऐसे ही हाँ। रिपीट कर देंगे। इसलिए तो बोला तुम लोग सॉल्व करके बताओ। इसलिए आगे बढ़े। सर, एक मिनट। 2 मिनट सर।
हो गया? सर एक यस सर डन। एक मिनट सर। अरे जल्दी करो। तो एक बार ऊपर डायग्राम दिखाओगे? And then डन सर। चलो लास्ट, ये चैप्टर आपका खत्म। एक छोटा छोटा सा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स, उसके बहुत कम होते हैं बट मतलब थ्योरेटिकली समझने का है। इसका यूज आगे के चैप्टर में बहुत ज्यादा होता है। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो, हम लोग पढ़े थे पोटेंशियल एनर्जी में कि फोर्स इज माइनस डी यू बाई डी एक्स, है ना? sir. रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। फोर्स मतलब कंजर्वेटिव फोर्स, यस सर। एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम लोग F वर्सेस X का डायग्राम ड्रॉ करें, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी कर्व। तो एक जनरल पोटेंशियल एनर्जी कर्व ले लेते हैं।
पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन। अब देखो, सुनो जो मैं कह रहा हूं। पॉइंट P पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर du बाई डी एक्स 0 होगा, पॉइंट Q पर du बाई डी एक्स 0 होगा, पॉइंट R पर du बाई डी एक्स 0 होगा, पॉइंट S पर du बाई डी एक्स 0 होगा। हाँ या ना? यस सर। क्यों सर? बाप रे, क्या को तुम लोग नहीं पढ़ा है डिफरेंशिएशन? सर हाँ पढ़ाया बाई है डी एक्स सर। स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, तो ये टेंजेंट एक हाँ सेक्टर सर, के समझ। पैरेलल नहीं दिख रहा है आपको? हाँ सर। तो यहाँ पर du बाई डी एक्स 0 है, मतलब फोर्स 0 है। यहाँ पर du बाई डी एक्स 0 है, मतलब फोर्स 0 है। यहाँ पर भी du बाई डी एक्स 0 है, मतलब फोर्स 0 है। यहाँ पर भी du बाई डी एक्स 0 है, मतलब फोर्स 0 है। ये तो पक्का है। यस सर। मतलब ये जो पॉइंट है पी क्यू आर एस, ये सारे पॉइंट पर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहेगा। यस तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, पॉइंट्स P, Q, R and S are points at which du by dx, ऐसे समझ लो, f is equal to minus du by dx is equal to 0. Hence are points of equilibrium. ठीक है? इसमें कोई दिक्कत? नो हाँ सर। सर। हाँ सर। अब इसको ध्यान से देखो, पॉइंट P को। अब पॉइंट P को तुम ध्यान से देखो। पॉइंट P पर क्या है कि स्लोप, पॉइंट P पर का स्लोप कैसा है? पहले नेगेटिव, देन पॉजिटिव। फिर 0 और फिर पॉजिटिव, मतलब स्लोप इंक्रीज कर रहा है। हाँ हाँ सर। या मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो पॉइंट P पॉइंट ऑफ मिनिमा है। हाँ सर। है ना? तो पॉइंट P से पहले फोर्स नेगेटिव और पॉइंट P के बाद फोर्स पॉजिटिव। हाँ सर। यस। तो इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि dy बाई डी एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, du बाई डी एक्स, नेगेटिव 0 पॉजिटिव। हाँ सर। तो पॉइंट P पर d2u बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। एक चीज, दूसरा तरीका है कि यहाँ पर u मिनिमम होगा, यस होगा हाँ। पक्का? यस सर। यस। हाँ सर। इसका मतलब है कि पॉइंट P विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम।
स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि पॉइंट P पर तो इक्विलिब्रियम है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नो सर, नो कंफ्यूजन। अब पॉइंट P पर के ऑब्जेक्ट को अगर मैं राइट लेफ्ट कहीं भी डिस्प्लेस करूं तो वापस P पर लौटने की कोशिश करेगा, हाँ है ना। हाँ सर। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के कंडीशन हो गए कि du/dx 0 एंड d2u/dx² पॉजिटिव, मैथमेटिक्स की भाषा में कहें तो ये दोनों कंडीशन मिलाकर जो x मिलेगा वो x होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम का। यस सर। तो ये होगा d2u/dx² में। हाँ d2u/dx स्टेबल इक्विलिब्रियम का। तो ये मैथमेटिकल कंडीशन हुआ। फिजिकल मीनिंग हुआ स्टेबल इक्विलिब्रियम से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करते हैं तो उसकी टेंडेंसी हमेशा उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आने की होती है, वो उस इक्विलिब्रियम को छोड़कर नहीं जाएगा। समझ आया? यस सर। यस सर। तो इस डायग्राम में जैसा पॉइंट P है वैसा ही पॉइंट R है। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, अब पॉइंट Q को देखो। पहले तो कॉमन सेंस वाले मेरे मेथड से देखो, पॉइंट Q टॉप मोस्ट पॉइंट है, शायद ऊपर का पॉइंट है। यस यस सर। सर। यस सर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। मेरे हिसाब से सोचोगे तो इसको राइट या लेफ्ट कहीं भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करेंगे तो इक्विलिब्रियम छोड़ के भाग जाएगा। हाँ। मतलब ये इक्विलिब्रियम हाईली अनस्टेबल है। मैथ्स के लैंग्वेज में बोले तो यहाँ पर d2u/dx² नेगेटिव है, हाँ हाँ सर। सर। मतलब u मैक्सिमम है। यस सर। यस सर। तो फोर्स 0 है बट पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। ऐसा इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। अनस्टेबल का मतलब है वहां पर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में जरूर है बट उसके पास एनर्जी इतनी है कि थोड़ा भी डिस्टर्ब करोगे तो इस इक्विलिब्रियम को छोड़कर चला जाएगा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट छत पर है, उसको थोड़ा डिस्टर्ब करोगे नीचे आ जाएगा ग्राउंड पर, बट जो ग्राउंड पर है वो उसको डिस्टर्ब करोगे तो भी वो ग्राउंड पर रहेगा। तो ग्राउंड वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम है, छत वाला अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। हाँ। ठीक है, तो कंडीशन वाइज इसको हम ऐसे लिखेंगे कि du/dx 0 और d2u/dx² नेगेटिव। ये दोनों कंडीशन मिला के हम बोलेंगे कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, पॉइंट R अगेन स्टेबल होगा। अब पॉइंट S को देखो। पॉइंट S पर देखोगे तो d2u/dx² भी 0 मिलेगा। हाँ सर। यस सर। इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल मतलब इसके पोजीशन को राइट लेफ्ट कहीं भी चेंज करो इक्विलिब्रियम में फर्क नहीं पड़ेगा, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पर ही रहेगा। मतलब d2u/dx 0 हो, du/dx 0 हो और साथ ही साथ d2u/dx² भी 0 हो, तो ये पोजीशन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाता है। मतलब इस इक्विलिब्रियम को से ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट्स लाइक ग्राउंड पर एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ रख दो,
अभी यहाँ है तो इक्विलिब्रियम में है, अभी उसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में यहाँ है तो दूसरे इक्विलिब्रियम में है। पोजीशन चेंज करने से उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। तो वो जो हम लोग पढ़ते थे इस फोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 होता है, एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विलिब्रियम 3 टाइप के होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। चलो उसको कॉपी कर लो। बट सर जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है वो तो स्टेबल के जैसा ही है। स्टेबल के जैसा नहीं है। स्टेबल में क्या है कि उस इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करो तो ऑब्जेक्ट दोबारा उसी पॉइंट पर आना चाहता है। जैसे इसको हाँ वैल्यू सर। समझ लो, एक पार्टिकल को पॉइंट पी से लेफ्ट ए पर रखो, दोबारा पी पर लौटने की कोशिश करेगा। हाँ सर। राइट में बी पर रखो, फिर दोबारा पी पर लौटने की कोशिश करेगा। हाँ सर। तो पी हुआ स्टेबल इक्विलिब्रियम, जैसे स्प्रिंग का फोर्स है, कंप्रेस करो या इलोंगेट करो, नेचुरल पोजीशन पर लौटने की कोशिश करेगा। हाँ सर। और जो एस है उसमें एस से राइट किसी पॉइंट पर रख दो, वही रहेगा, वो एस पर आने की कोशिश नहीं करेगा, तो वो हुआ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके सर, समझा।
हुआ? नहीं सर, लास्ट 2 पॉइंट। सर डन। हो गया? यस सर। हाँ सर, हो गया। ठीक, चलो एक ये क्वेश्चन करो, यही जो ऊपर सीखा है उसी से रिलेटेड। जल्दी सब बता दोगे, बहुत आसान है। हो गया सर। डन सर। हो गया होगा सबका? यस हाँ सर। सर। सर du by dx 2ax माइनस बी, तो du by dx को 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना बचेगा? b by 3/2 है। हाँ सर। हाँ d2u by dx स्क्वायर करेंगे तो 2a मिलेगा, विच इज पॉजिटिव, हाँ सर। है ना? तो x क्या हो गया? कौन सा टेबल। स्टेबल सर। ठीक है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। हाँ सर। सिंपल है। यस हाँ सर। सर। एक और सिंपल करो फिर।
हाँ इसको कोशिश करो जल्दी। सर आगे आंसर। क्या है आंसर बताओ। सर सी। ऑप्शन सी। ये ऑप्शन। यस, अभी देखते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी यू बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, -12a अपॉन एक्स रेज टू 13 हाँ हाँ सर। सर। -6b अपॉन एक्स रेज टू 7 हाँ सर। होगा। डी यू +6 होगा। +6 प्लस, +6। हाँ, डी यू बाई डी एक्स को अगर 0 करेंगे, इसका मतलब है 6b अपॉन एक्स रेज टू 7 इज इक्वल टू +12a अपॉन एक्स रेज टू 13। हाँ सर। So x raised to 6 is 2a by b. हाँ X is 2a by b to the power 1 by 6. तो ये तो इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है या नहीं ये नहीं पता। तो स्टेबल के लिए अगर देखेंगे तो फिर मुझे d2u by dx स्क्वायर देखना पड़ेगा। तो d2u by dx स्क्वायर अगर देखेंगे तो कितना होगा, +156a +156a अपॉन x रेज टू 14, है ना, -42b अपॉन x रेज टू 8। हाँ सर। अब x के इस वैल्यू पर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है कुछ बता सकते हैं क्या। सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना। हाँ, तो सब्स्टिट्यूट करके x इज इक्वल टू 2a बाई बी टू द पावर 1 बाई 6 अगर पुट करें तो क्या होगा, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है चेक कर सकते हैं, मेरा ये कहना है। हाँ सर, कर सकते।
बोलो, चेक किया, करके देखा? कर रहे सर। ये वैल्यू चेक करके कंफर्म करके बताओ। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है फिर तो x इज इक्वल टू 2a/b स्टेबल इक्विलिब्रियम, 2a/b टू द पावर 1/6, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इसमें तो हम आंसर ऐसे ही बोल देते हैं। रीजन ये है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पूछा है और एक ही इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल रहा है, एक से ज्यादा मिले तब चेक करने की। बट एनीवे अगर आंसर नन ऑफ दीज या ऐसा कुछ रहता तो चेक करना पड़ता ना। आया समझ में? Yes, sir. तो मेरी तरफ से ये चैप्टर खत्म। अगली क्लास में जितने भी एससीवी के डाउट्स हैं इस चैप्टर के वर्टिकल सर्कुलर मोशन छोड़ के, वो सर्कुलर मोशन में डिस्कस करेंगे सर। वर्क पावर एनर्जी के लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं एससी वर्मा में जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के हैं, तो उससे ऊपर जितने भी हैं सब सॉल्व कर लो, और जिसमें से मैक्सिमम कर चुके हैं हम लोग। सो मेनली हम लोग बुकलेट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मॉड्यूल है सबके पास? Yes, Yes, sir. यस सर। हाँ हाँ। सो नेक्स्ट लेक्चर मॉड्यूल डिस्कशन। चैप्टर खत्म, नेक्स्ट लेक्चर लास्ट है। इसके बाद ये नहीं कि मैंने नहीं किया बाद में करेंगे, ये सब कुछ नहीं। नेक्स्ट लेक्चर मॉड्यूल डिस्कशन, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बात अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। thank you, sir. Bye, sir.